नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अंतर्दृष्टिकोण। आज हम ऐसे कल्पित व्यवस्था, सिद्धांत या परिकल्पना की जिसने मानव सभ्यता के उच्च विकास प्रक्रिया में एक बृहद मानव जन समूह को ही नकार दिया कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम जो हो वही रहोगे, अर्थात जो मैंने निर्धारित कर दिया वही रहोगे। यदा कदा वर्तमान भारत सहित संपूर्ण विश्व में यह व्यवस्था व्याप्त है। इसका नाम श्रेणीगत व्यवस्था है। कुछ मुट्ठी भर लोग शेष मानव जन समूह पर अधिकार रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। यह कैसे हुई? आज की चर्चा कहानी इसी पर आधारित है। बहरहाल, जैसा कि हम शुरू एक प्रश्न के साथ करते हैं। प्रश्न: क्या कल्पित यानी कल्पना की गई श्रेणी व्यवस्था हमारे लिए दुष्चक्र साबित हुई या अवसर? अथवा क्या श्रेणी व्यवस्था समाज में निचली बहुसंख्यक समूह के लिए इतिहास में कोई न्याय नहीं है? तो हम शुरू करते हैं। सारे समाज कल्पित श्रेणीबद्ध क्रमों पर आधारित होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये क्रम हर समाज में एक जैसे हो। ये भेद क्यों होते हैं? क्या वजह है कि पारंपरिक हिंदुस्तानी समाज ने जाति के आधार पर, ऑटोमन समाज ने धर्म के आधार पर और अमेरिकी समाज ने नस्ल के आधार पर लोगों को वर्गीकृत किया? ज्यादातर मामलों में श्रेणीबद्ध क्रम संयोजन ऐतिहासिक परिस्थितियों से जन्मा था और बाद की अनेक पीढ़ियों के दौरान जैसे जैसे उनके प्रति विभिन्न समूहों के निहित स्वार्थ विकसित होते गए, वैसे वैसे वह श्रेणीबद्ध क्रम स्थायी और पुरस्कृत होता गया। जैसे कि इसको एक माइंड मैप में देखें तो सबसे ऊपरी क्लास यानी ऊपर संयोग परक ऐतिहासिक स्थिति आ जाती है। जब उसके नीचे देखें तो काले पर गोरों का नियंत्रण, यह अमेरिका में जैसे होता है। भेदभाव करने वाले कानून आ गए और उसके नीचे आ गए कालों में गरीबी तथा शिक्षा का अभाव, और इसने जन्म दिया सांस्कृतिक पक्षपात, और सांस्कृतिक पक्षपात ने जन्म दिया भेदभाव करने वाले कानून और निचले समाज में गरीबी और शिक्षा का अभाव। यह दुष्चक्र एक संयोग परक ऐतिहासिक स्थिति एक कठोर सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरित है। बहरहाल, यदि हम इसको देखें तो कृषि क्रांति के बाद की सहस्राब्दियों में मानव इतिहास को समझते हुए एक ऐसा ही मुख्य प्रश्न उभरता है: मनुष्यों ने स्वयं को जन सहकार के तंत्रों में किस तरह संगठित किया, जबकि उनमें इस तरह के तंत्रों को कायम रखने के लिए आवश्यक सहज जैविक प्रवृत्तियों का अभाव था? इसका संक्षिप्त जवाब यह है कि मनुष्यों ने कल्पित व्यवस्थाओं की रचना की और लिपियों को ईजाद किया। लिपि यानी अक्षर, शब्द, लैंग्वेज। इन दो इजातों ने उस खाई को भर दिया जिसे हमारी जैविक विरासत ने छोड़ा था। लेकिन इन तंत्रों का उभरना बहुतों के लिए एक संदेहास्पद वरदान था। इन तंत्रों को सहारा देने वाली कल्पित व्यवस्थाएं ना तो निष्पक्ष थी ना ईमानदार थी। उन्होंने लोगों को श्रेणीबद्ध क्रम में विन्यस्त कृत्रिम समूह में बांट दिया। ऊपर की श्रेणी के लोग सुविधाओं और सत्ता का सुख भोगते थे, वहीं निचली पायदान के लोग पक्षपात और दमन के शिकार थे। उदाहरण के लिए हम्मुराबी, यह एक प्राचीन सभ्यता थी। हम्मुराबी की संहिता ने श्रेष्ठ जनों, सामान्य जनों और गुलामों की एक श्रेणी तैयार की। हम्मुराबी की सभ्यता में समाज के 3 भाग थे: श्रेष्ठ जन, सामान्य और गुलाम की एक श्रेणी। श्रेष्ठ जनों को जीवन की सारी अच्छी चीजें हासिल थी, सामान्य जनों को बचा खुचा हासिल था। गुलाम अगर शिकायत करते तो उनकी पिटाई होती थी। 1776 में अमेरिकी लोगों द्वारा खड़ी की गई कल्पित व्यवस्था ने भी तमाम लोगों की समानता के दावे के बावजूद एक श्रेणीबद्ध क्रम तैयार किया। उसने एक ऐसा श्रेणीबद्ध क्रम तैयार किया जो उससे लाभान्वित पुरुषों और उसके द्वारा आसक्त छोड़ दी गई स्त्रियों के बीच मतभेद करता था या भेद करता था। उसने ऊंच नीच का एक ऐसा क्रम तैयार किया जिसमें एक और गोरे थे जो स्वतंत्रता का आनंद लेते थे और दूसरी तरफ हुए अश्वेत तथा अमेरिकी इंडियन थे जिसने कमतर कोटि का इंसान समझा जाता था और इसलिए जो पुरुषों के समान हकों को साझा नहीं करते थे। जिन लोगों ने स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उनमें से ज्यादातर गुलामों के मालिक थे। उन्होंने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद अपने गुलामों को आजाद नहीं किया था, न ही उन्होंने अपने आप को पाखंडी समझा।
उनकी दृष्टि में पुरुषों के अधिकारों का निग्रो लोगों से कोई खास ताल्लुक नहीं था। अमेरिकी व्यवस्था ने अमीरों और गरीबों के बीच एक ऐसा श्रेणीबद्ध क्रम प्रतिष्ठित किया। समृद्ध अभिभावकों द्वारा अपना पैसा और कारोबार अपने बच्चों को सौंप दिए जाने से उत्पन्न असमानता उस समय बहुत से अमेरिकी लोगों को कोई खास बड़ी समस्या नहीं लगती थी। उनकी नजरों में समानता का मतलब सिर्फ इतना था कि रईसों और गरीबों पर एक ही तरह के कानून लागू होते थे। बेरोजगारी से जुड़े फायदों, सभी के लिए शिक्षा या स्वास्थ्य बीमा से इसका कोई लेना देना नहीं था। आजादी के निहितार्थ भी तब आज के मुकाबले भिन्न थे। 1776 में उसका मतलब यह नहीं था कि अधिकारहीन लोग अर्थात श्वेत या इंडियन या उम्मीद है स्त्रियां तो निश्चय ही नहीं शक्ति हासिल कर सके और इसका प्रयोग कर सके। इसका सहज मतलब था कि राज्य असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी नागरिक की निजी संपत्ति को जब्त नहीं कर सकता था या उससे यह नहीं कह सकता था कि वह उसका किस तरह इस्तेमाल करे। इस तरह अमेरिकी लोगों ने संपत्ति के श्रेणीबद्ध क्रम को जारी रखा, जिसे कुछ लोग ईश्वर का आदेश समझते थे और दूसरे कुछ लोग इसे कुदरत के अडीग नियमों के अनुरूप देखते थे। यह दावा किया जाता था कि कुदरत योग्यता को संपत्ति से नवाजती थी और निष्क्रियता के लिए दंडित करती थी। इन सारे भेदों, स्वतंत्र व्यक्तियों और गुलामों के बीच, गोरों और कालों के बीच, अमीरों और गरीबों के बीचों के भेदों की जड़ें गढ़े गए किस्सों में है। अर्थात पुरुषों और स्त्रियों के श्रेणीबद्ध क्रम की चर्चा बाद में की जाएगी। तब भी यह इतिहास एक कठोर नियम है कि प्रत्येक कल्पित श्रेणीबद्ध क्रम अपने कल्पित उद्गमों से इनकार करता है और कुदरती तथा अपरिहार्य होने का दावा करता है। मसलन जो लोग स्वतंत्र व्यक्तियों और गुलामों के बीच के श्रेणीबद्ध क्रम को कुदरती और उचित मानते रहे, उनका तर्क रहा कि गुलामी मनुष्य की इजात की गई चीज नहीं है। हम्मुराबी ने इसे देवताओं के हुक्म के रूप में देखा था। अरस्तु का तर्क था कि गुलामों की गुलाम प्रकृति होती है और जबकि स्वतंत्र लोगों की स्वतंत्र प्रकृति होती है। समाज में उनकी हैसियत उनकी जन्मजात प्रकृति का प्रतिबिंब मात्र है। गोरों की श्रेष्ठता में विश्वास करने वालों से नस्ल परक श्रेणीबद्ध क्रम के बारे में पूछिए और आपको नस्लों के बीच जैविक फर्कों के बारे में एक छद्म वैज्ञानिक भाषण सुनने को मिल जाएगा। पूरी संभावना है कि आपसे कहा जाए कि सफेद नस्ल के खून या जीन में ही कोई ऐसी बात है कि वह गोरों को कुदरती तौर पर ही ज्यादा बुद्धिमान, नैतिक और मेहनती बनाती है। किसी कट्टर पूंजीवादी से संपत्ति के श्रेणीबद्ध क्रम के बारे में पूछिए और पूरी संभावना है कि आपको सुनने को मिले कि यह योग्यताएं के बीच के वास्तविक अंतर का अपरिहार्य परिणाम है, यानी आवश्यक परिणाम है। इस नजरिए के मुताबिक अमीरों के पास ज्यादा पैसा होता है क्योंकि वे ज्यादा सक्षम और परिश्रमी होते हैं। इसलिए अगर अमीर लोगों को बेहतर चिकित्सा, बेहतर शिक्षा और बेहतर पोषण हासिल होता है तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमीरों को जो भी लाभ मिलते हैं वे उनके सर्वथा योग्य हैं। जाति व्यवस्था का पालन करने वाले हिंदुओं का विश्वास है कि दैवीय शक्तियों में ही एक जाति को दूसरी जाति से श्रेष्ठ बनाया है। हिंदुओं की एक प्रसिद्ध सृष्टि कल्पना के अनुसार देवताओं ने पुरुष नामक एक आद्य सत्ता की काया से दुनिया की रचना की थी। सूर्य की रचना, पुरुष के नेत्र, चंद्रमा की रचना, पुरुष के मस्तक, ब्राह्मणों की रचना, उनके मुख, क्षत्रियों की रचना, उनके भुजाएं और वैश्यों की रचना उनकी जंघों और शूद्रों की रचना उनके पैरों से हुई। इस व्यवस्था से हम लोग अनजान बिल्कुल ही नहीं है। इस व्याख्या को स्वीकार करते ही ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच के फर्क उतने ही स्वाभाविक और शाश्वत है जितना फर्क सूर्य और चंद्रमा के बीच है। प्राचीन चीनियों का मानना था कि जब देवी नूबा ने मिट्टी से मनुष्यों की रचना की तो उसने कुलीनों को चिकनी पीली मिट्टी से गूथा, जबकि सामान्य जनों को भूरे कीचड़ से गया। तभी हमारी श्रेष्ठतम समझ के अनुसार ये सारे श्रेणीबद्ध क्रम मनुष्य की कल्पना की उपज है। ब्राह्मणों और शूद्रों की रचना देवताओं द्वारा किसी आदि सत्ता के शरीर के विभिन्न हिस्से ने नहीं की थी। इसके बजाय दोनों जातियों के बीच का भेद कोई 3000 साल पहले उत्तर भारत में मनुष्य द्वारा इजाद नियमों और मानकों से रचा गया था। अरस्तु की धारणा के विपरीत गुलामों और स्वतंत्र लोगों के बीच कोई ज्ञात जैविक भेद नहीं है। मानवीय नियमों और मानकों ने ही कुछ लोगों को गुलामों में और कुछ को उनके मालिकों में बदल दिया। कालों और गोरों के बीच कुछ तथ्यात्मक जैविक भेद हैं, जैसे कि चमड़ी के रंग और बालों का प्रकार।
लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इन फर्कों का विस्तार बुद्धि और नैतिकता तक है। ज्यादातर लोग दावा करते हैं कि उनका सामाजिक श्रेणीबद्ध क्रम कुदरती और न्यायसंगत है, जबकि दूसरे समाजों के श्रेणीबद्ध क्रम छद्म और हास्यास्पद मापदंडों पर आधारित है। आधुनिक पश्चिमी लोगों को नस्ल परक श्रेणीबद्ध क्रम का मखौल उड़ाने की शिक्षा दी गई है। वे उन कानूनों से बहुत अस्तव्यस्त रह जाते हैं जो कालों को गोरों के इलाकों में रहने या उनके गोरों के स्कूलों में पढ़ने या गोरों के अस्पताल में इलाज कराने पर प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन अमीर और गरीब का श्रेणीबद्ध क्रम, जो अमीरों को अलग थलग और अधिक भव्य क्षेत्रों में रहने, अलग थलग और अधिक प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ने और अलग थलग तथा बेहतर साधन संपन्न अस्पतालों में चिकित्सा हासिल करने का अधिकार देता है, बहुत से अमेरिकी और यूरोपीय लोगों को सर्वथा विवेकपूर्ण लगता था या है। तब भी यह एक प्रमाणित तथ्य है कि ज्यादातर अमीर महज इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे अमीर परिवार में पैदा हुए, जबकि ज्यादातर गरीब सिर्फ इसलिए गरीब या आजीवन गरीब बने रहेंगे क्योंकि वे एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि जटिल मानवीय समाजों के लिए कल्पित श्रेणीबद्ध और क्रम और अन्यायपूर्ण भेद जरूरी है। निश्चय ही सारे श्रेणीबद्ध क्रम नैतिक रूप से एक जैसे नहीं है और कुछ समाजों को दूसरे समाजों के मुकाबले कहीं ज्यादा अतिवादी किस्म के भेदभावों को भोगना पड़ता है। तब भी अध्येताओं की जानकारी में ऐसा कोई विशाल समाज नहीं है जो भेदभाव को पूरी तरह से त्यागने में समर्थ रहा हो। अक्सर लोग आबादी को श्रेष्ठ जन, सामान्य जन और गुलाम, गोरों और कालो, कुलीन और असभ्य, ब्राह्मण और शूद्र या अमीर और गरीब जैसी कल्पित कोटियों में वर्गीकृत करते हुए अपने समाजों में व्यवस्था रखते हैं। इन कोटियों ने कुछ लोगों को वैधानिक, राजनीतिक या सामाजिक तौर पर दूसरे लोगों से श्रेष्ठ बनाते हुए लाखों मनुष्यों के बीच के रिश्तों का नियमन किया है। श्रेणीबद्ध क्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सर्वथा अजनबियों को यह समझने में सक्षम बनाते हैं कि निजी तौर पर परिचय स्थापित करने के लिए आवश्यक वक्त और ऊर्जा खर्च किए बगैर एक दूसरे से किस तरह से पेश आया जाए। एक कार डील को यह जानना आवश्यक है कि उसकी एजेंसी में प्रतिदिन आने वाले दर्जनों लोगों को वाहन बेचने के लिए कितने प्रयास करने की आवश्यकता है। वह प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत और उसकी आर्थिक क्षमता के बारे में व्यापक जानकारी नहीं जुटा सकता। इसकी बजाय वह सामाजिक संकेतों जैसे व्यक्तियों के पहनावे के ढंग, स्त्री या पुरुष की आयु और शायद उसकी त्वचा और बालों के रंग का भी इसके लिए इस्तेमाल करता है। इसके आधार पर वह तत्काल एक अमीर वकील और एक साधारण क्लर्क के बीच अंतर पता कर लेता है। अमीर वकील महंगी लग्जरी कार खरीद सकता है, जबकि हो सकता है कि साधारण क्लर्क सिर्फ घूमने और सपने देखने आया हो। बेशक कुदरती योग्यताओं के भेदभाव सामाजिक क्षमताओं के भेद तैयार करने में भी भूमिका निभाते हैं, लेकिन अभिरुचि और चरित्र की ये विविधताएं सामान्यतः कल्पित श्रेणीबद्ध क्रमों के माध्यम से प्रभावित होती है। यह दो महत्वपूर्ण ढंगों से होता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण यह कि ज्यादातर योग्यताएं पोषित और विकसित किए जाने की मांग करता है। अगर कोई व्यक्ति एक खास तरह की प्रतिभा के साथ पैदा होता है, तब भी अगर उस प्रतिभा को प्रोत्साहित नहीं किया गया और प्रयोग नहीं लाया गया, तो वह सामान्य तौर पर छिपी रह जाएगी। हर किसी को अपनी योग्यताओं को विकसित करने के समान अवसर नहीं मिलते। उन्हें इस तरह का अवसर मिल पाता है या नहीं, यह समाज के कल्पित श्रेणीबद्ध क्रम में उनकी जगह पर निर्भर करता है। कल्पना कीजिए कि एक सामान्य दिखने वाले दो जुड़वा बच्चे 1700 ईस्वी में भारत में जन्म लेते हैं और तभी बिछड़ जाते हैं। इनमें से एक भाई का पालन पोषण बीजिंग में एक अमीर व्यापारी का परिवार करता है। यह भाई अपने दिन स्कूल, बाजार या उच्च वर्ग की सामाजिक पार्टियों में बिताता है। दूसरे भाई का पालन पोषण दूरस्थ गांव में गरीब किसान करते हैं, जहां वह अपने दिन चावल धान के कीचड़ युक्त खेतों में बिताता है। एक समान जिन्स होने के बावजूद इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं होगी कि जब वे 20 साल के होंगे तो दोनों में व्यापार करने या धान बोने की एक समान दक्षता होगी। यह मुमकिन ही नहीं है। दूसरे, अगर विभिन्न वर्गों से संबंधित लोग ठीक वैसे ही योग्यताएं विकसित कर भी ले, तो इसकी संभावना नहीं है कि उन्हें बराबर की कामयाबी मिल जाए, क्योंकि उन्हें भिन्न तरह के नियमों के अधीन खेलना होगा या इस तरह की श्रेणीबद्ध खेल में उसे जीतना होगा और आगे जाना होगा।
यदि किसान भाई किसी तरह अपने व्यापारी भाई के समान ही व्यापारिक दक्षता अर्जित कर लेता है, फिर भी उसे अमीर बनने के समान अवसर उपलब्ध नहीं होते। आर्थिक खेल की फिक्सिंग सरकारी प्रतिबंधों और अनधिकृत रुकावटों के माध्यम से होती थी या होती है भी। किसान भाई जैसे ही अपने फटे कपड़ों, बेढंगी चाल ढाल और आसानी से समझ न आने वाली भाषा को लेकर बीजिंग के बाजार में दाखिल होता तो उसे तत्काल इस बात का एहसास हो जाता कि व्यापार की दुनिया में चाल ढाल और संपर्कों की अहमियत जिन्स से कहीं अधिक होती है। यह इस बात का सबूत हो जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अतः यह इस बात का सबूत है कि जो समाज में कल्पित व्यवस्था है यह पूरी तरह से कल्पना आधारित है और नियंत्रण नुमा है। यह एक ऐसा तंत्र विकसित किया गया समाज में एक अमीर वर्ग हमेशा अमीर की श्रेणी में ही स्थिर रहे और जीवन यापन करे और गरीब हमेशा ही गरीब रहे। इस विचार में देखे भी तो हमें यह ज्ञात हो जाता है कि इतिहास में जो हमारा प्रश्न है कि क्या कल्पित श्रेणी व्यवस्था हमारे लिए दुष्चक्र साबित हुई या आवश्यक, तो बहरहाल हमें ऐसा कोई तंत्र या चीजें नहीं दिखती। लेकिन वर्तमान समाज की तकनीक व्यवस्था इस संदर्भ में हमारे लिए इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए एक अवसर, एक विकल्प है कि हम इसे अवसर के रूप में देखें और आगे बढ़े, इस पूरे चक्र को तोड़ के आगे बढ़े। यह दूसरे प्रश्न की बात करें तो क्या श्रेणी व्यवस्था समाज में निचली बहुसंख्यक समूह के लिए इतिहास में कोई न्याय नहीं है, तो शायद इस निष्कर्ष पर हम हैं कि उन श्रेणीगत व्यवस्था में निचली समझी जाने वाली जनसंख्यायिक समूह को कोई न्याय नहीं मिला। बहरहाल इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह चर्चा कहानी यह रोचक प्रसंग आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले रोचक प्रसंग के साथ।